नमस्कार, मैं निकिता अग्रवाल डीआईए और दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान की निःशुल्क कक्षाओं में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सभी आंग्ल संघर्षों को एक साथ देखा, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने जब साम्राज्यवादी विस्तार चालू किया तो उनकी कुछ नीतियां थी जो कि अलग अलग गवर्नरों के साथ बदलती गई। उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सहायक संधि के बारे में, जो कि वेलेज़ली की देन है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवगत का सिद्धांत, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ की नीति। ये अलग अलग नीतियां हैं जो कि इतिहास में अलग अलग समय पर प्रभावी हुई। ठीक है, आज हम मुख्यतः सहायक संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेलेज़ली की देन है। ठीक है, सबसे पहले हम सहायक संधि के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सहायक संधि है क्या। सबसे पहले तो बात करें कि संधि की, जब दो लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, हम आप एक दूसरे का साथ देंगे, या संधि हम आपके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे, तो उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सहायक संधि जो है क्या है? प्रत्यक्ष रूप से विलय न करके लाभ लेने की प्रवृत्ति है। ठीक है, सहायक संधि में क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो देशी रियासतों के साथ एक ऐसी संधि करते थे जिनमें वो अपनी सैनिक सुरक्षा उनको प्रदान करते थे और उनके बदले में वो उनसे मुआवजा लेते थे। तो एक साइड से दिया गया और एक साइड से लिया गया। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से विलय न करके लाभ लेने की प्रवृत्ति को सहायक संधि कहा जाता है। ठीक है, इसका विचार सबसे पहले फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने दिया था। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि का विचार दिया था। ठीक है, उसी को आगे बढ़कर वेलेज़ली ने विस्तार किया और उसका उपयोग किया। ठीक है, भारत में इस नीति का विकास वेलेज़ली ने 1798 से 1805 उनका काल होता है, इसकी देन होती है। ठीक है, अब सबसे मुख्य प्रश्न आता है कि सहायक संधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, वेलेज़ली द्वारा कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना उद्देश्य था। ठीक है, वेलेज़ली चाहता था कि कंपनी को एक सर्वोच्च शक्ति बनाया जाए और देशी रियासतों को उनके अधीन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ उनसे लिया जा सके, वाणिज्यिक लाभ लिया जा सके। तो इस तरह से वेलेज़ली कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति का दौर था, ये जो दौर था फ्रांसीसी क्रांति का दौर था, और नेपोलियन का विस्तार से चुनौती मिल रही थी बार बार। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपोलियन के विस्तार से नुकसान हो रहा था, क्योंकि नेपोलियन भी फ्रांसीसी सेना भी भारत में आकर अपने उपनिवेश बनाना चाहती थी, और इससे अंग्रेज़ों को खतरा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरा था। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा कारण ये है कि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के विस्तार से ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती मिल रही थी। ठीक है, अब मैसूर और फ्रांस के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब किसी देशी रियासत का, अगर मान लीजिए दो विदेशी शक्तियां भारत में हैं और किसी देशी रियासत का एक विदेशी शक्ति से ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो क्या होता था कि अंग्रेज़ों को इससे तकलीफ़ होती थी। कि तकलीफ़ क्या? कि आर्थिक उनके लाभ पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनकी जो इच्छाएं थी वो बहुत ऊंची थी और वो उनसे पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस की भी इच्छाएं थी कि वो भी आर्थिक लाभ प्राप्त करे। तो इस तरह से अंग्रेज़ चाहते थे कि मैसूर और फ्रांस के जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो उन संबंध को ख़त्म किया जा सके, मैत्रीपूर्ण संबंध को समाप्त किया जा सके। ठीक है, एक प्रणाली जो भारतीय शक्तियों को ब्रिटिश शत्रुओं से दूर रखे। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत जब कोई देशी रियासत सहायक संधि करती है तो ब्रिटिश सेना उनके रियासत में उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी तो किसी रियासत पे हस्तक्षेप कर ही रही है, और ब्रिटिश शत्रुओं से, अगर मान लीजिए ब्रिटिश सेना किसी रियासत में है, मान लीजिए मैसूर रियासत में है, तो क्या फ्रांसीसी सेना वहाँ पर आकर अपने फ़ायदे के लिए कार्य कर पाएगी, अपने आर्थिक लाभ के लिए कार्य कर पाएगी? नहीं। इसीलिए भारतीय शक्तियों को ब्रिटिश शत्रुओं से दूर रखने के लिए सहायक संधि की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या थी? संधि की विशेषताएं क्या थी? संधि करने वाले देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रेजिडेंट रखा जाएगा। रेजिडेंट मतलब किसी दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, जो कि दरबारी कार्यवाही को देखेगा, एक रेजिडेंट के रूप में रहेगा। वो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करेगा दरबार में किसी देशी रियासत के। ठीक है,
संबंधित राज्य पर होने वाले आक्रमणों से अंग्रेज सुरक्षा करेंगे। ये विशेषता थी कि अंग्रेजों ने कहा कि आप पर कोई भी अगर हमला करता है, कोई दूसरी क्षेत्रीय शक्ति या कोई विदेशी शक्ति अगर आपके राज्य पर हमला करती है तो हम आपको सुरक्षा देंगे। ठीक है, इसके लिए कंपनी ने देशी राज्य में एक सेना रखेगी। ठीक है, जिसके जैसा हमने सुना भी, और जिसका खर्च संबंधित राज्य उठाएगा। वो देशी रियासत जहाँ पर ब्रिटिश सेना रखी जाएगी उसका खर्च कौन उठाएगा? वही देशी राज्य उठाएगा। ठीक है, संबंधित राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी। सहायक संधि करने से क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे देश में किसी और देश की सेना है तो क्या मैं अपने निर्णय सब स्वयं ले पाऊंगी? क्या मैं अपनी विदेश नीति अपनी बना पाऊंगी? क्या मैं किसी और राज्य पर अगर मैं हमला करना चाहती हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगी? नहीं। तो इसी तरह से विदेश नीति पर किसी राज्य की विदेश नीति पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, संबंधित राज्य अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय अथवा अंग्रेज़ों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो देशी राज्य जहाँ पर ब्रिटिश सेना रखी जा रही है वो अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय अथवा अंग्रेज़ों के शत्रु राज्य, यूरोपीय मतलब यहाँ पे फ्रांस हो गया, डच हो गए, और अंग्रेज़ों के शत्रु मतलब मराठा निज़ाम या बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ जो अंग्रेज़ों की शत्रु है के व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। मतलब राजा, देश का राजा अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकता, अंग्रेज़ों की अनुमति उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा संधि में लिखा गया कि कंपनी जो है वो किसी भी देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। परंतु क्या ये सच था? नहीं, क्योंकि जब कोई ब्रिटिश रेसिडेंट किसी दरबार में रहता है, उसकी सारी जानकारियाँ देखता रहता है, वो किसी राज्य की षड्यंत्रों को देखता रहता है, किसी दरबार को, तो वो अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो कही गई कि आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु समय समय पर ब्रिटिश सेना ने, ब्रिटिश रेजिडेंट ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब देखेंगे कि संधि करने वाले राज्य कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले संधि हुई थी 1798 में हैदराबाद की, फिर हुई थी मैसूर की, तंजौर की, अवध की, पेशवा की, भोसले की, सिंधिया की और जोधपुर और जयपुर। ये सारे वो राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि को अपनाया। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारी माता आपके पिता की बहुत ठीक है, हमारी माता आपके पिता की बहुत सुंदरता से जलती है। ये हमने ट्रिक बनाया था, तो आप चाहे तो कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं। ये ह से हो जाता है हैदराबाद, म से हो जाता है मैसूर, ठीक है, त से हो जाता है माता का त से तंजौर, ठीक है, आपके से हो जाता है अवध, ठीक है, और पिता मतलब पेशवा की बहुत मतलब बरार, भोसले, है ना, बरार के भोसले, यहाँ पर लिख सकते हैं बरार के भोसले की सुंदरता मतलब सिंधिया से जलती है तो जयपुर और जोधपुर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारी माता आपके पिता की बहुत सुंदरता से जलती है। ये सारे वो राज्य हैं जो कि जिन्होंने सहायक संधि की थी। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, इन सारे राज्यों ने सहायक संधि की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1765 में भारत इस तरह दिखता था। यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, निज़ाम है, मैसूर है, मराठा है यहाँ पर, ठीक है, इलाहाबाद, ये सब जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ये सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, कर्नाटक, ठीक है, त्रावणकोर,
ये सारी क्षेत्रीय शक्तियां हैं। लेकिन 1805 में जब वेलेज़ली का काल खत्म होता है तब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी राज्य कितने हैं। अंग्रेजी राज्य ये सारे अंग्रेजी राज्य हो गए, ठीक है, यहाँ भी अंग्रेजी राज्य है, ये सब जिन्होंने ये अंग्रेजी राज्य इतने सारे बढ़ गए, ठीक है। तो मतलब सहायक संधि, बहुत सारे राज्यों ने सहायक संधि कर ली, तो क्षेत्रीय शक्तियों में कमी आ गई, उनका संगठन कमज़ोर हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य की वृद्धि हो गई, विस्तार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि सहायक संधि का मूल्यांकन किन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और किन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो सकारात्मक प्रभाव सिर्फ किन को हुआ, ब्रिटिश संदर्भ में, यानी कि कंपनी को ही सकारात्मक प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव हुआ, देशी राज्यों को निशस्त्र कर एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब मान लीजिए अगर मेरे पास एक राज्य है और मेरे पास सेना ही नहीं है कि उस राज्य को मैं उसकी रक्षा कर सकूं, तो क्या मैं राज्य चला पाऊंगी? नहीं चला पाऊंगी ना, क्योंकि मुझे अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए एक सेना की आवश्यकता पड़ेगी। अब मेरे राज्य में किसी और देश की सेना है तो मेरा क्या काम फिर, है ना। तो देशी राज्यों को निशस्त्र कर दिया गया, किस तरह से, दूसरी ब्रिटिश सेना को वहाँ पर रखकर, ठीक है। और जब ये ब्रिटिश सेना आ गई तो एक दूसरे में मनमुटाव, देशी क्षेत्रीय शक्तियों में मनमुटाव बढ़ने लग गया, ठीक है। कंपनी की सेनाएं देशी राज्यों के धन से तैयार हो गई। अब बताइए कि मेरे राज्य में मेरी सेना को छोड़ के ही दूसरे देश की सेना को मैं धन दे रही हूँ और मेरी रक्षा करने के लिए, तो ये देशी राज्यों के धन से ब्रिटिश सेनाएं तैयार हो गई। अब फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि अब ब्रिटिश सेनाएं वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका ले चुकी थी किसी भी देशी रियासत में, तो फ्रांसीसियों का प्रभाव अपने आप ही समाप्त हो गया। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को बाजार मिल गया, जहाँ जहाँ कंपनी ने अपने पैर पसारे वहाँ पर वो ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करने लगे कि भाई हमारे सामान खरीद लीजिए, हमारा ये अच्छा है, हमारी चीज़ें अच्छी है, हमारी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा बोल बोलकर वो अपने बाज़ार को बढ़ाने लग गए। तो जहाँ जहाँ देशी राज्यों में सहायक संधि हुई और ब्रिटिश सेना पहुँची तो ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को उनका बाज़ार मिल गया, ठीक है। अंत में नकारात्मक प्रभाव देशी राज्यों को क्या हुआ, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव तो देखा हमने किनको हुआ, कंपनी को हुआ, परंतु इसी सहायक संधि का नकारात्मक प्रभाव होता है देशी राज्यों को, ठीक है। देशी राज्य ब्रिटिश पर अत्यधिक निर्भर हो गए। अब मान लीजिए कि मैंने किसी को अपॉइंट कर दिया कि भाई ये मेरी सेना है, ये मेरी रक्षा करेगी, तो फिर उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाती कि अगर कोई हमला करेगा तो ये देखेंगे, तो मेरी सैन्य शक्ति अपने आप से कमज़ोर हो रही है, ठीक है। तो देशी राज्य ब्रिटिश पर अत्यधिक निर्भर हो गए, वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि ब्रिटिश सेना संभाल लेगी। अब प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। अब क्या हुआ कि जब सहायक संधि से ब्रिटिश रेजिडेंट एक दरबार में रहने लग गए और ब्रिटिश सेना आ गई, रक्षा का भय खत्म हो गया, तो प्रजा के प्रति जो उत्तरदायित्व था राजा का कि भाई मेरी प्रजा है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, ये उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई, ठीक है। अब विद्रोह के भय से जो कुछ उत्तरदायित्व बचा हुआ था कि भाई जनता विद्रोह कर सकती है, ये अगर उत्तरदायित्व बचा हुआ था, अब उनको ब्रिटिश सुरक्षा मिल गई कि अगर मान लीजिए जनता विद्रोह भी करती है तो ब्रिटिश सेना संभाल लेगी या ब्रिटिश सेना सुरक्षा करेगी। तो ब्रिटिश सुरक्षा से उनका विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। राजा जो हो गए वो आलसी हो गए और विलासी हो गए, सब उनको बैठे बिठाए मिल रहा है, तो वो इस कारण से आलसी और विलासी हो गए। और इस तरह से किसी भी मतलब देशी राज्य की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई और ब्रिटिश अधीनता के कारण ही राजा हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण देने में अक्षम रहे। क्या होता था कि जब राजा रहते थे और हस्तशिल्प उद्योग मतलब जब चलता था तो कुछ कलाकारियों को प्रोत्साहित करते थे। राजा का काम होता था कि वो टैलेंट को देखे और उनको संरक्षण दे ताकि वो अपना विकास कर सके और फल फूल सके, ठीक है। तो ब्रिटिश अधीनता आ गई तो हस्तशिल्प उद्योगों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब राजा अपनी मर्जी से हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है, राजकोष का धन जो है, वो ब्रिटिश सेना की देखरेख में चला जाता था, तो हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण देने में अक्षम हो गए, जिस कारण से हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, ठीक है।
तो इतनी सारी चीज़ों को देखा हमने कि नकारात्मक देशी राज्यों को किस प्रकार से हानि हुई। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह हमने देखा कि सहायक संधि का देशी राज्यों पर किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और किस तरह से देशी राज्यों की हानि होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के लेक्चर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।